So hello friends, as I promised you, I am back with my next video on the topic of French Revolution, a growing middle class and vestiges and end to privileges. इस वाले टॉपिक में हमें मेनली ये बताया गया है कि कैसे इंक्रीमेंट ऑफ टैक्सेस के बाद जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनमें रिवॉल्ट की भावना पैदा हुई और वो क्या क्या कारण थे जिन्होंने उनके अंदर रिवॉल्ट भरा। तो आइए देखते हैं। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो इसीलिए जो भी मैं आपको बताऊँ आप उनको मार्क कीजिएगा। और ये बात मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जिनको लगता है कि उनकी हिस्ट्री वीक है या उनको ये चैप्टर थोरोली पढ़ने की ज़रूरत है वो इस वीडियो को खास कर देखें, सो दैट आपके पॉइंट्स आई होप क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increment taxes and food scarcity, but they lacked the means of programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. Means जो peasants थे, जो किसान थे या फिर लेबरर्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट्स में हिस्सा तो लिया था लेकिन उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उसको लार्ज स्केल पर कंटिन्यू रख सकें और उससे सोसाइटी में कुछ चेंज आ सके। और ये उन लोगों पर छोड़ दिया गया फिर थर्ड एस्टेट के उन लोगों पर जो कि अपने आप में प्रॉस्पेरस थे या फिर उनके पास एजुकेशन थी, बिकॉज किसी भी रिवॉल्ट को शुरू रखने के लिए प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो 18th सेंचुरी में ये चीज़ें नॉर्मल सी होने लगी थी। सोशल ग्रुप्स जो थे और जिन्हें मिडिल क्लास माना जाता था उन्होंने अपनी वेल्थ कमानी शुरू कर दी थी एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड की मदद से और इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. जो लॉयर्स थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे ये भी थर्ड एस्टेट में आते थे। ये सब एजुकेटेड थे और इनका ये मानना था कि सोसाइटी में प्रिविलेज के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए और ऐसे ही आइडियाज़ को सोसाइटी जो कि फ्रीडम और इक्वल लॉज पर बेस्ड हो, जहाँ पर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, ना कि सिर्फ कॉमन लोगों के द्वारा बल्कि बहुत सारे फ्रेंच फिलोसोफर्स भी थे जिन्होंने इस आइडिया को आगे रखा। और देखिए यहाँ पर दो फिलोसोफर्स के नाम भी गिवन हैं, पहला है जॉन लॉक और दूसरे हैं जीन जैकस रॉसियो। अब इन द ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मीन्स सबसे पहले बात जो हमें यहाँ पे पता चलती है द ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये एक बुक का नाम है और जिसे लिखा है जॉन लॉक ने। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ये आ सकता है कि जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी है या ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की बुक किसने लिखी है, या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है कि द ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में पोएट ने क्या कहा है। सो इन द ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट द पोएट रेफ्यूट to the doctrine of divine and absolute right of monarch. See, and second philosopher है Rousseau. Rousseau means Jean Jacques Rousseau, हमने पहले पढ़ा था। Carried the idea forward, उन्होंने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया। Proposing a form of government based on social contract between people and their representatives. जो रॉसियो थे उन्होंने अपनी बुक में ये कहा कि जो गवर्नमेंट है वो इस अकाउंटेबल होनी चाहिए पीपल के थ्रू, सो दैट कलेक्टिवली वो अपने नेशन को आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर गिवन नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ चैप्टर में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा कि रॉसियो ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप इनको भी प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत बार आ जाती हैं। और देखिए अब ये आई तीसरी बुक इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू भी एक फ्रेंच फिलोसोफर है जिन्होंने बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसमें पावर्स का 3 स्टेजेस पर डिवीजन होना चाहिए। पहली लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। अब जहाँ तक मुझे लगता है आपने सिविक्स में क्लास 8 में या फिर क्लास 9th में इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा। दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, a democratic government. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ ने ब्रिटेन से अपना इंडिपेंडेंस
डिक्लेयर करा था तो वहाँ पर ये सब कुछ लागू हुआ था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने इंडिविजुअल राइट्स को इम्पोर्टेंट करार देते हुए दिया था, और ये सब जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके दिमाग में भी बातें थीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आइडिया है उसका लिंक कहीं ना कहीं हमें यूएसए से मिलता है। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people. The books and newspapers means जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि चौपाल पे जब लोग जमा होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो जब फ्रांस में कॉफ़ी हाउसेस पे या फिर पब्लिक प्लेसेस पर इन चीज़ों की चर्चा बहुत ही ज़ोरों से हो रही थी, और ये जो आइडियाज़ थे वो वहाँ के न्यूज़पेपर्स और बुक्स के थ्रू भी बहुत फैलने लगे थे। The news had that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. और ऐसी ही एक र्यूमर जो फैली थी वो ये थी कि लुइस 16 आप जानते हैं कौन था? वो किंग था जिसने 20 ईयर्स की एज में मैरी एंटोनेट नाम की ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी करके ताज संभाला था। उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो और टैक्सेस लगाएगा ताकि वो बढ़ते हुए लोन से छुटकारा पा सके।